आ रहा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनको मैं जानता हूं जो यहाँ काम करते हैं। तो बस मैं, क्योंकि मौसम खराब है और सत्ता के मिजाज भी खराब है, तो मैं बस अपनी बात रखना चाहूंगा आप लोगों से, और आशा और उम्मीद है कि आप लोग मुझे गंभीरता से सुनेंगे, क्योंकि मैं ये भी मानता हूं कि आप बहुत कम देख पाते हैं करीब से, तो इसलिए जो है कभी आंदोलन में दिल्ली देखते हैं मुझे, तो आपके मन में मुझे देखने की बड़ी चाहत है, लेकिन देखने से काम नहीं चलेगा, सुनने से, समझने से उस पर काम। चेयर मेरे वाले उस पर जाके बैठो। नहीं, उस पर बैठो जिस पर बिठा रहे तुम्हें। जाओ, चल बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब यहाँ मत बैठ जाओ तुम लोग। तो अपनी बात रखें। तैयार है आप लोग सुनने के लिए? करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास जी महाराज, परिवर्तन के नायक राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, माँ फातिमा शेख, माँ फातिमा, माँ सावित्रीबाई फूले, छत्रपति शिवाजी महाराज, संत गाडगे जी महाराज, पेरियर रामा नायकर स्वामी, गुरु नारायण गुरु, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठीक ठाकुर, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि, और मेरे रहबर, मेरे गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम, सरदार भगत सिंह, सरदार उधम सिंह, और जो अन्य शहीद इस देश के लिए हैं उनको भी नमन करते हुए मैं अपनी बात छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में यहाँ उपस्थित सम्मानित छत्तीसगढ़ की जनता, हमारे नौजवान क्रांतिकारी योद्धा, सम्मानित बुजुर्ग, मिशन के पुराने साथी, इस मंच पर आसीन और मेरे सामने मातृशक्ति, हमारे तमाम सम्मानित नेता, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ के जिलाध्यक्ष और यहाँ की सारी टीम। परिवर्तन का दौर चल रहा है, परिवर्तन का दौर चल रहा है, और जब मैं युवाओं का जोश और जुनून देखता हूं तो मुझे ये उम्मीद और आशा जगती है कि आने वाला कल जो है वो बहुत अच्छा होगा। बाबा साहब अम्बेडकर का वो जो सपना था 21वीं सदी का, जिसमें वो कहते थे कि वो राज हमारा आएगा, शायद वो साकार हो जाएगा। देखिए, हर 100-200 किलोमीटर पे भारत के अंदर भाषा बदल जाती है, खान पान बदल जाता है, रंग कद बदल जाते हैं, लेकिन भारत के अंदर जो समस्याएं हैं, बुनियादी समस्याएं, वो नहीं बदलती। गरीबों के हालात नहीं बदलते हैं, मजलूमों पे जुल्म, अन्याय, अत्याचार नहीं बदलता है, उनके साथ हो रहा शोषण नहीं बदलता है, जाति व्यवस्था का कलंक नहीं बदलता है, गैर बराबरी, पाखंडवाद, छुआछूत नहीं बदलता है। और इसको गंभीरता से समझ के अपने जीवन का कण-कण, अपने जीवन का हर एक पल निछावर करने वाले मेरे गुरु मान्यवर साहब काशीराम, जो छत्तीसगढ़ की धरती पे भी आए, जिन्होंने यहां लोकसभा चुनाव भी लड़ा, जिन्होंने यहां सोए हुए बहुजन समाज को जोड़ने का काम किया, उस धरती पे आने का मौका मुझे मिला, तो मैं आभार प्रकट करता हूं यहाँ की टीम का कि उन्होंने अवसर मुझे दिया। ये विचारधारा की लड़ाई है और हम लोग विचारधारा के समर्थक हैं, इसलिए मैं वहां रहता हूं यूपी के उस कोने में, और आप लोग यहां रहते हैं 1000, 1200, 1400, 1500 किलोमीटर दूर, फिर भी हमारे रिश्ते जो हैं
वो एक है, हमारा रास्ता जो है वो एक है, और हमारा संघर्ष स्वाभिमान भी एक जैसा है। तो ये एक आंदोलन जिसकी जानकारी मुझे माननीय अध्यक्ष जी ने दी कि रखा गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार और प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार से उनकी मांगे हैं, तो मैं बिना उन मांगों को जाने कहना चाहता हूं कि जब तक सत्ता की ताकत आपके हाथ में नहीं आएगी, आपकी कोई मांग पूरी नहीं होने वाली। ये बात आप बहुत बेहतर तरीके से जान लें, क्योंकि अगर ये लोग मांगने से मांग पूरी कर देते तो शायद आज इतनी बड़ी संख्या में हमें इकट्ठा नहीं होना पड़ता। ये ना मांगने से देने वाले हैं, ना ये रोने से देने वाले हैं, ना ये आपके दुख सुख को, आपके तड़प को देख के देने वाले हैं। अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकार छीनने पड़ते हैं। अगर टुकड़ों में बटा बहुजन समाज, जिसके टुकड़े होने की जिम्मेदारी मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो तो पहले से टुकड़ों में बटा हुआ है, मैंने तो उसे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी जोड़ने का काम किया है। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हमने एक जालिम सरकार के होते हुए भी वहां पे वंचित समाज के अधिकारों की सुरक्षा की है, उनको न्याय दिलाने का काम किया है। आप लोगों ने हाथरस जैसा मामला भी देखा होगा, जहां एक तरफ पूरी सरकार अपराधियों के पक्ष में खड़ी हो जाती है, वहां भीम आर्मी के आप जैसे नौजवानों की बदौलत उस गरीब परिवार को न्याय की उम्मीद जगती है। जो सरकार नहीं दे सकती वो भीम आर्मी देती है। ये गौरव की बात है। मैं यहां तमाम तरह की विषमताएं हैं, वो ज्ञापन अगर अध्यक्ष जी के पास होगा तो एक बार मुझे दे दें, तो मैं उसकी चंद लाइनें आपके आगे पढ़ दूंगा। लेकिन मैं अब ज्यादा ज्ञापन पढ़ने में भरोसा नहीं रखता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें जमीनी लेवल पे जाके वापस काम करना पड़ेगा। और जो लोग जागे हुए लोग, उनको, जो पहले से कैडराई लोग हैं उनको, जो हम तैयार कर रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं, उनको अगर हम इकट्ठा कर लें और इस लड़ाई को उनको समझा दें, कैडराइज करके अगर हम मिशन मूवमेंट के लिए निकल जाएं, तो क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ आज आया हूं, मैं इस पर चर्चा करूंगा, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों पे, यहाँ की जातिगत संरचनाओं पे, जातिगत जो है पॉपुलेशन पे, जनसंख्या पे, तब मैं अपने मन से तैयार कर पाऊंगा कि छत्तीसगढ़ को तैयार होने में कितना समय लगेगा। अभी छत्तीसगढ़ तैयार नहीं है। अगर छत्तीसगढ़ तैयार होता तो यहाँ आपका राज होता, और अगर आपका राज होता तो ये ज्ञापन आके मुझे वहां से यहाँ पढ़ना नहीं पड़ता। यहाँ तमाम तरह के संगठन के लोग हैं, यानी कि वो लोग काम तो कर ही रहे हैं, यानी कि उनके अंदर वो अगर यहाँ है अपना काम छोड़ के, तो उनके अंदर मान स्वाभिमान अधिकारों को लेने की लड़ाई तो है। तो मैं सलाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं उन लोगों का जो भी संगठन इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और वो अपनी ताकत को, अपने समय को परिवर्तन के लिए लगा रहे हैं। वो परिवर्तन जो आने वाली पीढ़ियां, अगर आप लड़ोगे तो वो परिवर्तन में बदलेगा और आने वाली पीढ़ियां वो शासक समाज बनेंगी, और अगर आप नहीं लड़ोगे तो आने वाली पीढ़ियां गुलाम बनेंगी। जैसे वर्तमान में केंद्र की सरकार जो है निजीकरण कर रही है, लेटरल एंट्री कर रही है, किसानों के अधिकार छीन रही है, तो अंततः क्या होगा कि ये सारा देश, इसका गरीब, इसका मजलूम, इसके सताए हुए वंचित समाज के लोग अपने अधिकारों से वंचित हो जाएंगे। और जैसे आज किसान सड़कों पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, बैंक कर्मी सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, बीमा कंपनी वाले सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, नौजवान सड़कों पे हैं, सरकारी डिपार्टमेंट खत्म किए जा रहे आंदोलन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर ये लोग, टुकड़ों में बटे हुए लोग अगर एकजुट हो जाए और एक छत के आगे नीचे आगे आंदोलन करे, तो ये सत्ता ही नहीं रहेगी जो इनके अधिकार छीन रही। तो मैं वो ज्ञापन जरा पढ़ देता हूं, उसके बाद मैं अपनी बात को जो है दोबारा से शुरू करूंगा। इस ज्ञापन की पहली मांग है कि छत्तीसगढ़ के महान संत बाबा गुरु घासीदास जी के प्रतीक जैत खाम एवं सतनाम धर्मशाला करवरदा, धर्मपुरा एवं नेहरू नगर बिलासपुर को क्षति कर सतनामी समाज के धार्मिक आस्था को आघात किया गया है।
जिस पर अभी तक सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, ना ही कोई कार्रवाई की गई है। हाँ, हमारे पीड़ित समाज के लोग ये चाहते हैं, पीड़ित ही हैं अभी तो वो चाहते हैं कि दोषियों पे कड़ी कार्रवाई की जाए और बलौदाबाजार जिले को बाबा गुरु घासीदास जी के नाम पे किया जाए। उनकी दूसरी मांग है कि देश व प्रदेश में बहुजन समाज पे हो रहे अन्याय अत्याचार पे रोक लगाई जाए। तो अन्याय अत्याचार पे रोक कब लगेगी? जब अन्याय अत्याचार करने वाले लोगों को यह पता लग जाएगा कि अब सत्ता की चाबी उन लोगों के हाथ में है कि जो अन्याय अत्याचार करेगा उसका इलाज हो जाएगा, तो अन्याय अत्याचार अपने आप ही रुक जाएंगे। तीसरी मांग है किसान विरोधी काला कानून वापस लिया जाए। तो किसान तो 100 से ज्यादा दिन हो गए आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को तो फर्क नहीं पड़ा, जनता को भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जनता को लगता है किसानों की लड़ाई है, किसानों की लड़ाई नहीं है। इस देश का अन्नदाता इस देश की रीढ़ है और उस रीढ़ को सरकार तोड़ देना चाहती है। क्योंकि जब कोरोना काल आया तो जब जीडीपी माइनस में चली गई, तो अगर किसी ने देश की अर्थव्यवस्था को संभाल रखा था तो वो कृषि थी, जो 16% से बढ़ के 20% हो गई और जिसने जीडीपी जीडीपी को संभाल के रखा और गरीबों को कोरोना काल में लॉकडाउन के समय पेट भरने के लिए राशन मिला। आज उन किसानों को, देश के किसानों को बर्बाद कर देना चाहती है सरकार। और मुझे लगता है कि किसान आंदोलन तो कर रहे हैं, लेकिन अगर किसानों की सरकार होती या उनका प्रतिनिधित्व होता तो शायद ऐसा कानून बनता ही नहीं, और बन भी जाता तो लागू नहीं होता। तो चौथी मांग ये है कि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति की 16% आरक्षण तत्काल लागू करे छत्तीसगढ़ सरकार। और मांगने वाला समाज कभी शासक नहीं होता है, तो हर मांग में मैं पढ़ रहा हूं मांग ही रहे। तो छत्तीसगढ़ सरकार तब आपकी मांग मानेगी जब आप इनकी कुर्सी इनके नीचे से खींच लोगे या इनकी कुर्सी को हिला दोगे। इनको पता लग जाएगा कि आप गिरने वाले हो, तो ये अपनी सत्ता की सुरक्षा के लिए आपकी मांग को मान सकते हैं, वरना मुझे तो नहीं लगता कि आपकी मांग को मानेंगे। चौथी मांग ये है कि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति का जल, जंगल, जमीन का संपूर्ण हक अधिकार जो भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में है, वो लागू करे राज्य सरकार। और मैं किसी से, क्योंकि मैं संवैधानिक रूप से अपनी बात रखता हूं, तो मैं किसी से नहीं डरता हूं भारतीय संविधान के अलावा। मैं जानता हूं कि यहाँ की सरकार ने किस तरह आदिवासियों की जमीन छीन के और उनको घुट घुट के मरने के लिए तैयार किया है। तो मुझे सरकार से तो उम्मीद नहीं है, बाकी मुख्यमंत्री कर दे तो बहुत अच्छी बात है। पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित करे छत्तीसगढ़ सरकार। और सरकार ने तो किया था, और फिर सुप्रीम कोर्ट से उस पर रोक लगी, और फिर इनसे सुप्रीम कोर्ट ने डाटा मांगा, जो वो पटेल रिपोर्ट है कि भाई आप दे दो तो हम इसको लागू कर देंगे। तो वो तो अब तक नहीं दी, यानी कि वो इनका चुनावी हथकंडा था लोकसभा में आपकी वोट को लूटने के लिए। इस सोए हुए समाज को समझना चाहिए कि ये अगर शोषण करने वाला शोषितों का, सताए लोगों का रहनुमा हो जाएगा, उनका मालिक हो जाएगा, तो ये बात कहीं से सत्य नहीं है। ये अपनी राजनीतिक व्यवस्था को संभालने के लिए आपकी बात कर देंगे, बाबा साहब के जयकारे लगा देंगे, बहुजन समाज के हितों की गाथाएं पढ़ देंगे, लेकिन आप पे काम नहीं करेंगे। एक मांग यह है कि भूमिहीन व आवास विहीन दलितों को जमीन में मकान तत्काल छत्तीसगढ़ सरकार दे। देश में प्रदेश में हो रहे महिला अत्याचार को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। केंद्र की सरकार सीए, एनपीआर, एनआरसी कानून को रद्द करे। तो वो तो आंदोलन से और सरकार के सामने आंख से आंख मिला खड़े होकर वापस होगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसे वापस हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में बैकलॉग के पदों को तत्काल भर्ती किया जाए और पदोन्नति में आरक्षण यथावत रखा जाए। और ये एक बहुत गंभीर मामला है, और इस पे तमाम तरह की पिछले दरवाजे से बात करके सरकार ने यहाँ दलितों के और पिछड़े वर्ग के लोगों के वोट लिए हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि ये करेंगे।
और कर दे तो बहुत अच्छा है। राष्ट्रीयकृत व सहकारी बैंक सहित किसानों को के सभी बैंकों कर्जा पूर्ण रूप से माफ करें। वर्तमान की प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव में जारी जन घोषणा पत्र तत्काल पूरा करे। और मैं ये बताना चाहता हूं कि ये घोषणा पत्र इन सरकारों के सिर्फ जनता की वोट को लूटने के लिए होते हैं। चुनाव के बाद इन पे कभी अमल नहीं होता। ये एक कड़वी सच्चाई है, क्योंकि इनके एजेंडे में हम लोग हैं ही नहीं। और मैं जब अपनी बात रखूंगा तो उस पर विस्तार से अपनी बात को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी संविदा कर्मियों से किया गया वादा नियमितीकरण का तत्काल पूरा करें। और यह भी एक तरह का झूठ ही होगा जो पूरा नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के सभी शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। देश में छत्तीसगढ़ प्रदेश के कर्मचारियों को एनपीएस बंद कर पुरानी पेंशन लागू की जाए। और जांजगीर चांपा, जहां से माननीय काशीराम साहब ने लोकसभा चुनाव लड़ा था, उसका नाम जिला काशीराम जी के नाम से किया जाए। और देश में जितने शासकीय संस्थान को निजीकरण किया जा रहा है, उन सबको उनका सरकारीकरण जो है दोबारा किया जाए, ऐसी ये मांग है। और मैं अध्यक्ष जी को बताना चाहता